आज की आज की इसके अंदर हम क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है वो आपके पास टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक तो होता है आपके पास बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा होता है इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि जिसमें दो ऑपरेंड दिए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स का कंसेप्ट आपके पास क्या होता है कि यूनरी ऑपरेटर्स के लिए एक ही ऑपरेंड दिया जाता है। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जो है वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ठीक है, और आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड दिया जाता है। तो हम यहाँ से अपना जो है ब्राउजर जो सी प्लस प्लस है उसका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे हम। कंसेप्ट है इसके अंदर यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन विच ओनली वन ऑपरेंड, जिसमें केवल एक ही आपके पास ऑपरेंड होता है। एक प्रोग्राम हम इसमें डिस्कस करते हैं यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे। सबसे पहले आप एक क्लास बनाओ। क्लास का नाम आपने यहाँ पे क्या दे दिया है इसमें, नंबर, प्राइवेट इंट ए, इंट बी। ए और बी जो है वो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। पब्लिक हमने यहाँ पे एसएस स्पेसिफायर यूज किया। नंबर जो है ये क्लास के नाम से मिल रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होगा। इसके अंदर मैंने यहाँ पे ए के अंदर 5 स्टोर कर दिया, बी के अंदर मैं एक नेगेटिव वैल्यू के साथ 7 को स्टोर कर देता हूँ। void इज ए डेटा टाइप, ऑपरेटर इज ए कीवर्ड, एक माइनस ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम यहाँ पे ए के अंदर क्या काम करता हूँ, माइनस ए को स्टोर करता हूँ। कि जैसे ही स्टूडेंट मैंने अभी आपको कहा कि यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में केवल एक ही ऑपरेंड होते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे केवल ये एक ही ऑपरेंड यूज किया है, यहाँ पे मैंने ए को। ठीक है, और यहाँ पे बी के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस बी को स्टोर कर देता हूँ। void show is a member function, cout value of a, handle cout value of b। तो बंद कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे, मेन फंक्शन ओपन करो। नंबर इज ए क्लास नेम, एक्स ऑब्जेक्ट हो गया, cout before overloading
हैंडल एक्स डॉट शो कॉल कर दिया, फिर माइनस एक्स को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया सी आउट आफ्टर ओवरलोडिंग। एक्स डॉट शो। तो हमने ये पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाया, इसको मैं सेव करता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया यहाँ पे यूनरी 1, कंट्रोल F9। यहाँ पे मैंने किया है, इसमें एंटर प्रेस करता हूँ, इसमें 1 एरर दिखा रहा है, गेट स्टेटमेंट मिसिंग। मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे इधर सेमी कॉलन यूज कर दिया। कंट्रोल F9 में यहाँ पे प्रेस करता हूँ। तो अब जब आप आउटपुट देखोगे, बिफोर ओवरलोडिंग में ए की वैल्यू कितनी हमने दी थी 5, ठीक है, और बी की वैल्यू मैंने दी थी -7। जब हम आफ्टर ओवरलोडिंग करेंगे तो मैंने माइनस ए को हमने लिया था इसमें, तो प्लस की जो वैल्यू वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी और जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ए में मैंने क्या काम किया, इसमें माइनस ए को स्टोर कर दिया, बी के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस बी को स्टोर कर दिया, और यहाँ पे देखो हमने क्या काम किया, माइनस एक्स को कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये प्लस वाली वैल्यू को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा और नेगेटिव वाली वैल्यू को जो है इसके अंदर प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये एग्जांपल है आपके पास यूनिरी ऑपरेटर का, जिसमें केवल एक ही ऑपरेंड होता है। तो मुझे ये बताओ, अब इस प्रोग्राम को मैं पूरा जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास ली, क्लास इज ए कीवर्ड, नेम ऑफ द क्लास इज नंबर, कर्ली ब्रेसेस से हमने इसको स्टार्ट किया। प्राइवेट अगर आप नहीं भी लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट इज ए डेटा स्पेसिफायर, जिसमें ए और बी डेटा मेंबर्स हैं इंटीजर टाइप के, जो हमने एज ए प्राइवेट इसके अंदर हमने यहाँ पे लिए हैं। नंबर पब्लिक में जो है हमने नंबर किया है, यहाँ पे एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास के नाम से मिलता है। इसमें मैंने ए में 5 स्टोर कर दिया, बी में मैंने -7 स्टोर कर दिया। वॉइड ऑपरेटर यहाँ पे मैंने माइनस ऑपरेटर कीवर्ड यहाँ पे मैंने यूज किया माइनस के साथ, ऑपरेटर इज ए कीवर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे -a को इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, -b को इसमें स्टोर कर दिया, शो करवा दिया मैंने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू। नंबर इज ए क्लास नेम, एक्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। बिफोर ओवरलोडिंग एक्स डॉट शो, शो को कॉल कर लो अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू को। फिर मैंने -x को यहाँ पे कॉल किया और आफ्टर ओवरलोडिंग शो करवा दिया। तो जो आपके पास 5 की वैल्यू -5 में कन्वर्ट हो जाएगी और माइनस की जो 7 की वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको ये जो है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया है इसमें? मुझे बताओ कि ये वाला आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई यूनरी ऑपरेटर का कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया? किसी ने कमेंट नहीं किया अब तक? यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है कि जिसमें केवल एक ही आपके पास ऑपरेंड होता है इसमें। इससे पहले जो मैंने परसों पढ़ाया था वो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, जिसमें आपके पास वैभव को तो क्लियर है, इधर गगन ने अभी कोई कमेंट नहीं किया, विभांशु ने भी कोई कमेंट नहीं किया कि आपको यूनिरी ऑपरेटर कंसेप्ट समझ में आया है। और ये जो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, जो यूनिरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ये आपके पास जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट होता है, जिसके बाद जिसको हम स्टैटिक बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग, ठीक है, वो बोलते हैं इसको। अब देखो स्टूडेंट, जब मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली इसमें मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था ओवरलोडिंग में, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब जो इसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, अब हम बात करेंगे इसमें, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें आपके पास क्या कंसेप्ट आता है, वर्चुअल फंक्शन,
और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को इट इज आल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग, इसको हम लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो वर्चुअल फंक्शन आपके पास आता है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का देखो, मैं यहाँ पे ये डिफरेंस एक आपको आपको एक नजर आ रहा है, ये एक बार डिफरेंस आप रीड कर लो ताकि आपको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंस पता रहे आपको। कंपाइल टाइम में क्या होता है, फंक्शन जो इन्वोक्ड होता है वो कंपाइल टाइम के ऊपर इन्वोक्ड होता है, यानी कि कंपाइलर जो है वो इस टाइम के ऊपर डिसाइड कर लेता है कि कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता है कि कंपाइलर कंपाइल टाइम के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, ठीक है, वो रन टाइम के ऊपर डिसीजन लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकंड आता है कि इट इज आल्सो नोन एज ओवरलोडिंग, अर्ली बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइडिंग, डायनामिक बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग। ओवरलोडिंग जो होता है वो एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जहां पे एक से ज्यादा मेथड के सेम नेम होते हैं बट जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओवरराइडिंग में क्या होता है, जो ओवरराइडिंग कंसेप्ट है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, जहां पे हम एक ही मेथड को वेयर मोर देन वन मेथड इज नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड द टाइप ऑफ द पैरामीटर्स। ओवरराइडिंग में क्या होता है कि रन टाइम पॉली वेयर मोर देन वन मेथड, जहां पे हम एक ही मेथड को अलग अलग, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है आपके पास, एक ही मेथड को हम एक बेस क्लास में भी यूज करते हैं और सब क्लास में भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको कैसे अचीव करेंगे कंपाइल टाइम को हम, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से। और रन टाइम को हम कैसे अचीव करेंगे, वर्चुअल फंक्शन और पॉइंटर की हेल्प से। ये ध्यान में रखो कि रन टाइम को हम कैसे अचीव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वर्चुअल फंक्शन और पॉइंटर्स की हेल्प से, पॉइंटर्स की हेल्प से, ठीक है। इसमें कंपाइल टाइम में फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, रन टाइम में स्लो होता है, ये कम फ्लेक्सिबल है पर रन टाइम वाला ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब ये देखो एक आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है आपके पास। अभी इसके अंदर हमने वर्चुअल यूज नहीं किया हुआ, वर्चुअल क्यों यूज करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप समझो कि एक क्लास ली हमने एनिमल, पब्लिक हमने इसमें स्पेसिफायर यूज किया, ईट एक हमने मेंबर फंक्शन लिया है स्टूडेंट, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ईटिंग को मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें जो है यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। एक क्लास जो है आपके पास यहाँ पे ये वाली बंद हो गई। अब जो ये आपकी डॉग क्लास है, ये क्लास क्या कर रही है, आपकी सब क्लास है जो एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को असेस कर रही है। इसमें भी आपने क्या काम किया, जो मेंबर फंक्शन ईट आपने इसमें लिया है, इसमें आपने डिफरेंट मैसेज के साथ इसको प्रिंट कर दिया, बट फंक्शन वही वाला कॉल किया जो ऊपर कॉल किया है। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन को हमने बेस क्लास में भी यूज किया, उसी फंक्शन को हमने सब क्लास में भी यूज किया। अब यहाँ पे हम सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग का डी, ठीक है। और यहाँ पे ईट जो हमने यहाँ पे फंक्शन है उसको हम कॉल कर लेते हैं। तो अभी जो आपके पास इसमें आउटपुट आई है वो आउटपुट देखो आपके पास क्या आएगी। अब ये जो आपके पास आउटपुट आ रही है ईटिंग ब्रेड, ठीक है, तो ये ईटिंग ब्रेड आपके पास आउटपुट आ रही थी, तो ये जो चीज होती है ना, ये कंपाइलर जो है वो कंपाइल टाइम के ऊपर ये डिसीजन नहीं ले पाता कि हम कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो ये वाला एग्जीक्यूट होगा या ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये एक टेक्निकल चीज है कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। ये चीज डिसाइड कहाँ पे होती है, रन टाइम के ऊपर। ये चीज कहाँ डिसाइड होगी, रन टाइम के ऊपर, तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब ऐसे ही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है बाय यूजिंग टू डिराइव्ड क्लास, कि जिसमें आपके पास दो डिराइव्ड क्लास है, एक बेस क्लास है आपके पास, कि हमने एक क्लास ले ली यहाँ पे शेप, जिसमें हमने एक ड्रॉ मेथड यूज किया, ठीक है, इसमें ड्राइंग प्रिंट करवा दिया। एक सब क्लास ली मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, ये शेप को असेस करेगा, इसमें भी हमने ड्रॉ मेथड यूज किया। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इसमें मैंने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे, ड्राइंग रेक्टेंगल। एक क्लास मैंने और ली सर्कल, ये भी शेप को असेस करेगा, इसमें भी मैंने ड्रॉ मेथड लिया, ड्राइंग सर्कल को आपको करेगा इसमें, ठीक है।
अब मैंने अभी आपको बताया था कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। एक तो वर्चुअल की हेल्प से, और जो वर्चुअल है ये बेस क्लास के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं, और पॉइंटर की हेल्प से। अब इसमें आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे आपने एक शेप, आपकी क्लास है, एक पॉइंटर ऐसे, एक आपने वेरिएबल लिया, एक शेप क्लास ली एस एच, एक सिंपल, ये बेस क्लास का पॉइंटर है, ठीक है, ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है आपके पास। एक हमने ऐसी सर्कल का सी आई आर जो है ऑब्जेक्ट लिया, और एस के अंदर हमने क्या काम किया, जो ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है एस एच, एस के अंदर हमने बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस एच, इसका एड्रेस हमने किस में स्टोर कर दिया, इस एस के अंदर हमने स्टोर कर दिया। और जब स्टूडेंट हम पॉइंटर यूज करते हैं, पॉइंटर का ये जो साइन होता है, इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्शन ऑपरेटर। गगन, पॉइंटर्स का मतलब सी के अंदर आपके पास होता है कि पॉइंटर क्या काम करता है, सी के अंदर डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कि जैसे आपके पास ओपन बुक्स होती हैं, ठीक है, जैसे आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हो, अगर हम उन वेरिएबल्स का एड्रेस भी हम लोकेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स को यूज करते हैं। पॉइंटर एक काम और करता है कि आप वेरिएबल को भी आप एक अनदर वेरिएबल के अंदर क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो वेरिएबल को आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये काम पॉइंटर का होता है। तो सी प्लस प्लस में भी हम पॉइंटर को यूज कर रहे हैं। ये जो बेस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है एस एच, ये बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है आपके पास एस एच, वो हमने एस के अंदर क्या किया, स्टोर कर दिया। और जब हम पॉइंटर्स यूज करते हैं, तो पॉइंटर्स के केस में हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, एक ऐसा साइन डालोगे और एक इस तरीके से आप साइन डालोगे, इसको हम बोलते हैं एरो ऑपरेटर। और उसके साथ हम क्या करते हैं, जो ड्रॉ फंक्शन हमने ऊपर ये ड्रॉ फंक्शन हमने बनाए हैं, इन ड्रॉ फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, आपने यहाँ पे भी क्या काम किया, ड्रॉ फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो आपने ड्रॉ फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा है, ड्राइंग दिखा रहा है आपके पास आउटपुट यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको दिखा रहे ड्राइंग रेक्टेंगल, फिर आपको दिखा रहे ड्राइंग सर्कल। तो वर्चुअल हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम किस तरीके से अचीव करेंगे, वही रन टाइम का मैं भी जो वर्चुअल का प्रोग्राम है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उसे अचीव किस तरीके से करोगे, एक तो वर्चुअल कीवर्ड की हेल्प से और एक पॉइंटर की हेल्प से, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंटर को हमने यूज किया हुआ, ठीक है कि नहीं। अब हम एक जो आपके पास प्रोग्राम हम इसके अंदर पहले डिस्कस करते हैं। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली प्रोग्राम बताऊंगा आपको यहाँ पे, कि अगर हम वर्चुअल यूज करें और वर्चुअल अगर हम ना यूज करें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, अब हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसमें एक क्लास लिया आपने, क्लास का नाम लिया फेस, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सी आउट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बेस क्लास, क्लास को मैंने यहाँ बंद कर दिया। फिर एक क्लास ले ली मैंने यहाँ पे डिराइव्ड, ये बेस क्लास की प्रॉपर्टी को असेस करेगी। यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर पब्लिक यूज किया, वॉइड डिस्प्ले सी आउट डिराइव्ड क्लास। फिर हम यहाँ पे अब क्या काम करेंगे, वॉइड में CLR here used to clear the screen, base is a class name, pointer ptr हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, derived is a class name, b इसका ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। तो ये जो है आपके पास
ये बेस क्लास का पॉइंटर है, बेस क्लास पॉइंटर। फिर मैंने यहाँ पे पीटीआर के अंदर क्या किया, एंड डी को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। जो डी, जो डिराइव्ड क्लास का डी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी डी का एड्रेस है वो किस में स्टोर हो जाएगा, पीटीआर के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, मैंने अभी आपको बताया था कि पॉइंटर के केस में हम यहाँ पे एरो ऑपरेटर हम यूज करेंगे। ठीक है, और गेट ch। अब यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं run1। ठीक है, कंट्रोल F9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, आपको बेस क्लास आपको शो कर रहा है, जो हमने बेस क्लास के फंक्शन को हमने कॉल किया था। ठीक है, इसको यहाँ पे ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि अभी हमने कोई वर्चुअल हमने यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने एक पॉइंटर बनाया आपके पास, लेकिन अभी ये कंसेप्ट आपके पास जो है इसमें, और जो हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट यूज किया है पॉइंटर वाला, इस कंसेप्ट को आप क्या बोलोगे, इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे यहाँ पे अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये है कि कंपाइलर यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि उसने किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही प्रोग्राम वर्चुअल के साथ बनाते हैं, वर्चुअल को हम बेस क्लास के अंदर यूज करते हैं, तो कंपाइलर फिर उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता कि उसने किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कहाँ पे होगा, रन टाइम के ऊपर होगा। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी मैंने यहाँ पे विदाउट वर्चुअल यूज किया है मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे जब वर्चुअल फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, तो अर्ली बाइंडिंग की जगह यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा आपके पास, लेट बाइंडिंग लग जाएगा। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन के लिए बस हमें और कुछ नहीं करना है कि वर्चुअल कीवर्ड का हमें यूज करना होगा, जो हम किसके अंदर करेंगे, बेस क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सिर्फ मुझे इतना, अभी आप इसकी आउटपुट देखोगे तो आपके पास जो है वो बेस क्लास का मेंबर फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है आपके पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ये मैंने यहाँ वर्चुअल को यूज किया, इसको सेव किया, कंट्रोल F9 प्रेस करूंगा, और यहाँ पे अब जो कंसेप्ट हो जाएगा, इस कंसेप्ट को अब आप क्या बोलोगे, लेट बाइंडिंग। अगर बिना वर्चुअल के कर रहे हो तो वो तो अर्ली बाइंडिंग कहलाएगा, अगर आप वर्चुअल के साथ यूज कर रहे हो तो लेट बाइंडिंग इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे। लेट बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि कंपाइलर कंपाइल टाइम पे इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, रन टाइम पे डिसाइड करेगा। अब जो चीज कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाए उसको अर्ली बाइंडिंग बोलते हैं, और जो चीज कंपाइल टाइम के ऊपर डिसाइड ना होकर रन टाइम के ऊपर डिसाइड होती है तो उसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग। तो अब मैं इस प्रोग्राम को जब मैं कॉल करूंगा, तो अब देखो आपके पास कौन सा वाला फंक्शन चल रहा है, जो हमने डिराइव्ड क्लास में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, जो हमने डिराइव्ड क्लास में डिस्प्ले मेंबर फंक्शन हमने कॉल जो है डिफाइन किया था, उसकी आपको आउटपुट चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली जो आपके पास मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपाइल टाइम के ऊपर अगर ये डिसाइड ना होके रन टाइम के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो रन टाइम होगा। वो रन टाइम कब होगा, जब हम वर्चुअल कीवर्ड का और पॉइंटर का यूज करेंगे। अगर आप बिना वर्चुअल के पॉइंटर वगैरह भी यूज कर रहे हो तो वो जो है आपका अर्ली बाइंडिंग का यानी कंपाइल टाइम का आपके पास कंसेप्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास स्टूडेंट वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया वर्चुअल फंक्शन का।
और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है कि आप एक ही फंक्शन को इट इफ डिराइव्ड क्लास डिफाइन सेम फंक्शन एज डिफाइंड बेस क्लास, अगर आप डिराइव्ड जो बेस क्लास का फंक्शन है उसी को आप डिराइव्ड क्लास में डिफाइन कर रहे हो तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाता है। ठीक है, ये किस लिए हम यूज करते हैं? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। ठीक है, इट इनेबल्स यू टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन जो ऑलरेडी बेस क्लास के अंदर डिफाइन है आपका। अब यहाँ पे देखो एक आपके पास वर्चुअल फंक्शन की एक आपके पास देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपके पास आती है यहाँ पे कि सी प्लस प्लस वर्चुअल फंक्शन इज ए मेंबर फंक्शन इन द बेस क्लास दैट यू रीडिफाइन इन ए डिराइव्ड क्लास। कि जो बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को आप डिराइव्ड क्लास में डिफाइन करते हो ये डिक्लेयर कैसे होगा? यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको प्रोग्राम में करवाया। और इट इज यूज टू टेल द कंपाइलर, ये कंपाइलर को क्या बताता है कि टू परफॉर्म डायनामिक लिंकेज। ठीक है, कि यहाँ पे लेट बाइंडिंग हुई है, डायनामिक लिंकेज हुई है फंक्शन के ऊपर। देयर इज ए नेसेसिटी, और यहाँ पे क्या चीज जरूरी है कि आपको एक सिंगल पॉइंटर को यूज करना पड़ेगा ताकि जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट क्लासेस के उनको आप रेफर कर सको। सो वी क्रिएट द पॉइंटर टू द बेस क्लास, तो हम एक बेस क्लास का हम एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे दैट रेफर्स टू ऑल द डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स, ताकि वो जितने भी डिराइव्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उसको वो रेफर कर सके। बट व्हेन बेस क्लास पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, अगर बेस क्लास का जो पॉइंटर है, ठीक है, बेस क्लास पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस, अगर वो डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस कंटेन करता है, ऑलवेज एग्जीक्यूट द बेस क्लास फंक्शन, तो वो क्या करेगा? बेस क्लास फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इशू कैन ओनली बी रिजॉल्व, लेकिन इस इशू को हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल एक कीवर्ड होता है प्रीसीडिंग द नॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, एक कीवर्ड है, उसे फंक्शन के साथ हम नॉर्मली जो है यूज करते हैं। जब फंक्शन आपका वर्चुअल बन जाता है, जो सी प्लस प्लस है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा फंक्शन इन्वोक्ड होगा। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास, ये वाली, कि जब हम वर्चुअल के साथ फंक्शन बनाते हैं वर्चुअल कीवर्ड के साथ, देन सी प्लस प्लस डिटरमिन्स विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड एट द रन टाइम। कि रन अब हमारे देखने से नहीं है, अब हमें तो कंसेप्ट पता है कि स्टूडेंट ये वर्चुअल फंक्शन है, हमने वर्चुअल लगा दिया तो बेस क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल नहीं होगा, आपका आपका बेस क्लास का फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपका जो सब क्लास का फंक्शन है वो कॉल होगा। हमने यहाँ पे वर्चुअल यूज कर दिया, ठीक है, पर वो हमारे ये, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सर हमें तो पता लग रहा है, हम देख रहे हैं कि वो बेस क्लास का नहीं चल रहा, सब क्लास का चल रहा है। हमने डिसाइड नहीं करना, ये टेक्निकल टर्म है, इसमें डिसाइड कौन करेगा? आपके पास रन टाइम के ऊपर डिसाइड होगा। ठीक है, अगर हम किसी चीज को यहाँ पे वर्चुअल हम लगा देते हैं, तो ये नहीं कि आप सर हमें तो पता लग रहा है कि ये जब आपने वर्चुअल यूज कर दिया तो क्या कहते हैं आपका वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर हमने वो वर्चुअल यूज ना किया तो आपके पास क्या कहते हैं दूसरा होगा। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर आप ध्यान दो कि व्हेन द फंक्शन इज मेड, when the function is made virtual, होगा। मुझे मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट? आप सुन पा रहे हो ना मेरे को? ओके, तो हम जो इसमें डिस्कस कर रहे थे वो यही हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम वर्चुअल कीवर्ड के साथ रन टाइम के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि व्हेन द फंक्शन इज मेड वर्चुअल, तो सी प्लस प्लस डिटरमिन कि कौन सा फंक्शन इन्वोक्ड होगा रन टाइम के ऊपर। ठीक है,
ऑन द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटेड बाय द बेस क्लास पॉइंटर। फिर इसमें कंसेप्ट आपके पास आता है लेट बाइंडिंग और डायनामिक लिंकेज, जो मैंने अभी आपको बताया कि लेट बाइंडिंग में क्या होता है कि जो फंक्शन कॉल रिजॉल्व होता है वो रन टाइम के ऊपर होता है। Therefore, compiler determines the type of object and runtime and then bind the function call. तो compiler run time के ऊपर decide करेगा कि कौन सा object का type जो है and then उसको क्या करेगा function call के साथ bind करेगा। ठीक है, तो आपको ये वाला concept जो है समझ में आया रन टाइम polymorphism का। रन टाइम polymorphism का concept क्लियर है सबको? ओके, तो आज अभी इसके अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल फिर मैं इसके अंदर आपको जो बाकी का कंसेप्ट है कल मैं आपको कवर कराऊंगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो बाकी का कल विभांशु आपको भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यहाँ पे इन्होंने देखो ये वर्चुअल फंक्शंस के बारे में कुछ रूल्स भी बता रखे हैं कि जो वर्चुअल फंक्शंस हैं वो सम क्लासेस के मेंबर होने चाहिए, ये स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकते। इनको हम केवल वर्चुअल फंक्शन को ऑब्जेक्ट पॉइंटर की हेल्प से हम असेस कर सकते हैं। वो दूसरी क्लास के फ्रेंड हो सकते हैं। ये वर्चुअल फंक्शन मस्ट बी डिफाइंड द बेस क्लास के अंदर डिफाइन होना चाहिए, इवन दो इट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, चाहे इसको हमने यूज किया हो या ना किया हो। ठीक है, जो वर्चुअल फंक्शन के प्रोटोटाइप्स होते हैं बेस क्लास के डिराइव्ड क्लास के मस्ट बी आइडेंटिकल, एक जैसे होने चाहिए। अगर हमने टू फंक्शंस को सेम नेम के साथ यूज किया बट पैरामीटर्स डिफरेंट हैं तो सी प्लस प्लस इज कंसिडर देम एज द ओवरलोडेड फंक्शंस, उसको यूज करेगा। वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता हमारे पास, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं आपके पास। तो मैं आज की क्लास को यहाँ पे यहीं फिनिश करता हूँ, कल फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैं आपको आगे का कंसेप्ट इसके अंदर बताऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो सकता है होता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे, क्वेरी कर सकते हो। ठीक है।